जी, नमस्कार। अम, आज मैं बात करना चाहूँगा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सेवा है 112, जिसमें आप फ़ोन करके कोई भी शिकायत हो आप दर्ज करा सकते हैं। पुलिस आप बुलाना चाहें आप उनको बुला सकते हैं और ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं, कोई इसको कहा ही आपात सेवा जाता है कि आपात स्थिति में आपको पुलिस की मदद की ज़रूरत हो तो तुरंत आप 112 डायल कीजिए और पुलिस हाजिर हो जाएगी कुछ समय के बाद। अ, तो इसमें जो वो सेवा है उसमें जब कोई व्यक्ति फ़ोन करता है तो दूसरी तरफ से कुछ महिला उठाती हैं और ये महिला संविदा कर्मी है, ये पुलिस विभाग की नियमित कर्मचारी नहीं है। और हाल ही में इन्होंने लखनऊ में एक धरना दिया। वो धरना ये था कि इनको जो मानदेय मिलता है उसको वेतन तो नहीं कहा जा सकता। जो मानदेय मिलता है वो है 12,500 रुपये महीने का, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो न्यूनतम जो आय होनी चाहिए, न्यूनतम वेतन उससे भी कम है, न्यूनतम मजदूरी कहा जाए उससे भी कम है। और इनकी मांग थी कि इनको 18,000 रुपये दिए जाएं महीने के। और दूसरा, संविदा कर्मियों के सिर पे हमेशा ये तलवार लटकती रहती है कि जिस कंपनी की तरफ से वो सरकार का काम कर रही हैं या कोई भी काम कर रही हैं, उस कंपनी को अगर अगले वर्ष भी ठेका नहीं मिला तो उनका काम रहेगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अभी यही हो रहा है कि जो कंपनी इन महिलाओं को 112 डायल सेवा के लिए जिसने काम लिया था उसका उसकी संविदा समाप्त हो रही है और अब शायद नई कंपनी को ठेका मिलेगा। और जाहिर है कि नई कंपनी नए लोगों को लेके आएगी, इसलिए ये महिलाएं, इस इनकी एक मांग ये भी थी कि इनको एक नियुक्ति पत्र दिया जाए और भले ही कंपनी बदल जाए, लेकिन चूंकि ये काम कर चुकी हैं, अनुभवी हैं और इन्हें रोजगार की भी ज़रूरत है, इसलिए इनको सेवा करने का मौका उसी तरह से मिले जैसे पहले ये कर रही थी, यानी कि कंपनी बदल जाए लेकिन इनको ना बदला जाए। ये मांग कई जगह मैंने देखी है उठती है, और आमतौर पे जो नया ठेकेदार आता है वो कोशिश करता है कि पुराने जितने लोगों को वो समायोजित कर सके वो उनको करता है। ऐसा मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में देखा। जब एक बार मैं पढ़ाने गया वहाँ, 2010 की बात है, सॉरी 2020 की बात है, और वहाँ पे एक संविदा कर्मियों का यही आंदोलन चल रहा था कि जो नया ठेकेदार आ रहा है वो उनको निकालने की धमकी दे रहा था और नए लोगों को रखने की बात कर रहा था। तो ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि ठेकेदार बदल जाते हैं, लेकिन जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो अचानक बेरोजगार हो जाते हैं। ठेकेदार तो भाई ये काम नहीं तो कोई दूसरा काम का ठेका ले लेगा, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनके लिए क्या। तो ये एक इनकी दूसरी मांग थी। और एक जो बड़ी मांग है वो तो हमेशा है ही सबकी कि जो लोग भी संविदा पे रखे जा रहे हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। तो ये महिलाएं धरने पे बैठी थी, और आमतौर पे ये होता है कि जब कोई धरने पे बैठता है तो उनका ज्ञापन लिया जाता है, फिर कोई अधिकारी आता है, उन्हें कुछ आश्वासन देता है, या अगर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वो फिर किसी बड़े अधिकारी मंत्री से बातचीत कराता है और फिर आश्वासन मिलता है और धरना समाप्त होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में एक एक नया तरीका देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आप धरने पे बैठे रह जाइए। मेरे साथ ये खुद हुआ।
जब मैं योगी सरकार के बनने के तुरंत बाद न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का 2015 का फैसला कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें अनिवार्य रूप से, इस फैसले को लागू कराने की मांग को लेके मैं पहली बार तो 2016 में बैठा था अनशन पे, और अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। हालांकि वो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर ने उनसे कहा, तब वो मुलाकात हुई जब वो जीवित थे, लेकिन मुलाकात हुई और मुलायम सिंह से मुझे आश्वासन भी मिला। उसके बाद मैंने अपना अनशन समाप्त किया 10 दिन के बाद। लेकिन योगी सरकार में जब मैं अनशन पे बैठा तो कोई मिलने ही नहीं आया, और फिर मुझे 7वें या 8वें दिन लखनऊ के पूर्व मेयर दाऊजी गुप्ता के हाथों फल का रस लेकर अपना अनशन समाप्त करना पड़ा, क्योंकि मेरे साथियों ने कहा कि इस सरकार में तो कोई सुनने ही नहीं आएगा, आप बैठे रह जाएंगे और कोई आपकी बात पे ध्यान भी नहीं देगा। तो इस सरकार का चरित्र यही है, और इन महिलाओं के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। कोई भी सरकार की तरफ से इनसे मिलने नहीं आया, और अंत में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से इन्होंने मिलके अपना धरना समाप्त किया। अब ये तो देखना है कि अब अखिलेश यादव की सरकार कब आती है, और जब आएगी तब उनकी मांग मानेगी, लेकिन अभी ये जल्दी तो होने नहीं वाला है। पर बात मैं आपके साथ ये साझा करने वाला था कि जब मुझे पता लगा तो मेरे मित्र गौरव सिंह, जो युवा शक्ति संगठन के लिए काम करते हैं और रोजगार के मुद्दे को उठाते हैं, वो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तरह एक कानून पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए भी लाया जाए, और चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, और उनके लिए भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी हो, और कम से कम साल में 1 लाख रुपए उनके घर में आए, ऐसा सुनिश्चित किया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। और वो उसका मसौदा उन्होंने तैयार किया है, लेकिन अभी तक किसी विधायक ने किसी सांसद ने उसको संसद में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में नहीं पेश किया है। और सोशलिस्ट पार्टी की भी मांग रही है कि रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए, और हर एक व्यक्ति जो रोजगार चाहता है उसको इतना रोजगार मिलना चाहिए कि उसके परिवार का खर्चा चल सके। तो खैर, ये जो महिलाएं बैठी थीं अपने अधिकारों की मांग को लेके, जब मैं गौरव सिंह के साथ इनसे मिलने गया दिवाली के 2 दिन पहले, तो हम जब इको गार्डन पहुंचे जहाँ पे ये महिलाएं अंदर बैठी थीं, और जहाँ पे आमतौर पे धरने होते हैं, या हम लोग कहीं और धरना दे रहे हों और हम लोगों को हिरासत में लिया जाए तो वहाँ ले जाके बैठाया जाता है, लेकिन उसके अंदर किसी से मिलने जुलने पे रोक टोक नहीं होती, क्योंकि वो धरना स्थल है, कोई भी जाके वहाँ मिल सकता है। लेकिन जब मैं और गौरव सिंह और एक और साथी गए वहाँ, तो गजब का नज़ारा था। इको गार्डन का गेट बंद कर दिया गया था, बाहर पुलिस बैठी थी, और पुलिस किसी को इन महिलाओं से मिलने नहीं दे रही थी। सिर्फ उनके रिश्तेदार ही मिल सकते थे, जैसे जेल में होता है। आप जेल में हैं, अगर आपके रिश्तेदार मिलना चाहें तो आपको बाहर बुला के मिला दिया जाता है। तो उसी तरह की प्रक्रिया वहां चल रही थी। लड़कियां अंदर धरने पे थी, पुलिस ने दरवाजा बंद कर दिया था, पुलिस बाहर बैठ गई थी। किसी के रिश्तेदार आते तो उनको बुला के बाहर मिला दिया जाता, और फिर वो अंदर चली जाती। तो ये तो गजब का नज़ारा था कि धरना स्थल को उत्तर प्रदेश सरकार ने खुली जेल में तब्दील कर दिया था। आजकल गाजा के ऊपर फिलिस्तीन के गाजा के ऊपर इजराइल का हमला हो रहा है, और बताया जाता है कि फिलिस्तीन गाजा और वेस्ट बैंक दोनों जगह पे एक खुली जेल जैसा है, क्योंकि चारों तरफ से इजराइल की नाकेबंदी है, और उसकी इजाज़त के बिना कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता। तो एक खुली जेल वहाँ पे है, और दूसरी खुली जेल हमें लखनऊ में देखने को मिली कि किस तरह से
एक धरना स्थल को और खुले आकाश के नीचे जो लोग बैठे हैं उनको एक जेल अ, में तब्दील करके उनको वहाँ हिरासत में ले लिया गया और किसी से मिलने नहीं दिया गया। और जब दो लड़कियां जो बाहर आई थी अपने रिश्तेदारों से मिलने, उनके हाथ मैंने अपनी पत्रिका सच्ची मुच्ची भेजने की कोशिश की, जिसपे मेरा संपर्क नंबर वगैरह दिया है, ताकि अगर वो चाहे तो हम लोग से संपर्क कर सकें। उस पत्रिका को भी उन्होंने अंदर ले जाने नहीं दिया और उस लड़की के हाथ से ले लिया। तो पुलिस वाले से मैंने वो प्रति वापस ली। मैंने कहा ये मैंने आपके लिए नहीं दी थी, ये मैंने अंदर ले जाने के लिए दी थी। और पुलिस वालों को मैंने कहा कि ये लोकतंत्र में ये तरीका नहीं होता है कि आप कोई धरना देने आए उसको आप जेल की तरह आप हिरासत में ले लें और आप किसी को मिलने ना दें, और अगर कोई बाहर से कोई सामग्री भेजना चाहे तो आप उसको अंदर न जाने दें। ये लोकतंत्र नहीं होता है। तो वो कहने लगे कि अरे हम लोग तो भाई नौकरी कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप योगी सरकार की गुलामी कर रहे हैं। और जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था पुलिस से, जब जब आंदोलन हुआ था छात्रों का इस देश में इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ, तो जयप्रकाश जी ने कहा था कि जो गलत आदेश हैं, जो असंवैधानिक हैं, कानून के खिलाफ हैं, उनको पुलिस को नहीं मानना चाहिए। तो मैंने उन पुलिस वालों को कहा कि अगर आपको कोई गलत आदेश दिया जा रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और मैंने उनसे ये भी कहा कि ये महिलाएं आप ही के विभाग के लिए काम करती हैं, आज इनकी नौकरी पे संकट है, हम लोग आए हैं। और इतना जान लीजिए कि कल अगर आपकी नौकरी पे संकट आएगा तो हम ही लोग आएंगे आपके समर्थन में, ये सरकार आपको नहीं बचाने वाली है। तो खैर, सरकारी कर्मचारियों की एक मजबूरी होती है, लेकिन कुल मिला के ये सरकार जो योगी की है यहाँ पे और मोदी की दिल्ली में, इनका जो तानाशाही रवैया है, तो इससे इनके अपने खुद के कर्मचारी भी त्रस्त हैं और या तो अपने आप को बहुत असहाय हालत में पा रहे हैं, लाचार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो अधिकार हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी बात को लेकर धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, ये सब इस सरकार ने कुचल दिए हैं। और वो पूरा रवैया एक तानाशाही वाला है। तो इस तरह की तानाशाही के खिलाफ जनता को लड़ने की ज़रूरत है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है और इस देश की जनता को सोचना है कि क्या वो एक ऐसी पार्टी की सरकार चाहती है जो लोकतंत्र को ही ख़त्म कर दे देश से, और आपके जितने मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, अपनी बात रखने के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपना संगठन बनाने के, अपनी जो आपकी एक जगह से दूसरे जगह जाने की आज़ादी है, जिस तरह से इन लड़कियों को रोक दिया गया, तो ये जितने मौलिक अधिकार हैं जो हमारे संविधान में दिए हैं, सबको जिस तरह से सरकार कुचल रही है, इस देश की जनता को सोचना होगा कि क्या ऐसी पार्टी को लोकतंत्र में शासन का अधिकार है। धन्यवाद।